फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। देखिए कभी भी बच्चों की कैपेसिटी के आधार पर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो क्या कहती है, कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए। बच्चा स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रख सके, स्वतंत्र रूप से चीज़ों को सीख सके। बट यहाँ पर दे रखा है प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो विद्यार्थी उसको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चा खुद से चीज़ों को सीख सके, बच्चे को जो है इम्पोर्टेंट समझा जाए क्लासरूम में, तो ये सारी चीज़ें प्रगतिशील शिक्षा कहती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। देखिए ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो प्रगतिशील शिक्षा है यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, वो कहती है जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी बाल केंद्र शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे को केंद्र में रख करके जो गतिविधियां हैं वो करानी चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर सिंपली दे रखा है किसी अन्य व्यक्ति, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के स्वभाव, मनोदशा, प्रवृत्ति को समझना, ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर। देखिए जो हावर्ड गार्डनर है जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 टाइप जो है गिवन है ना। अब देखिए भाषात्मक बुद्धि तो जो लोग नेता वगैरह होते हैं जिनका कि अपने भाषा पे जो है बहुत अच्छी पकड़ होती है उनके अंदर होती है, ठीक है। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि तो जो लोग खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर होती है, जिनकी कि अपनी बॉडी पर कंट्रोल होता है, जैसे कि डांसर हो गए, उनके अंदर जो है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है ना। और एक होता है आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि और एक होता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसको आप इंग्लिश में ही देखिएगा, एक होगा आपका इंट्रा, ठीक है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, और एक होगा आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, जिसमें कि दूसरों के मनोभाव, दशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को समझ पाए व्यक्ति, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल हाईवे, यानी दूसरों के, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी दूसरों की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा आपका इंटर, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर इंटर ही दे रखा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नहीं होगा। इंट्रा कब होता है, ठीक है, जब हम खुद के मनोदशा, स्वभाव, भाव को समझ पाए, जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, है ना, जो खुद के बारे में जो लोग समझ पाए, तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो के बाद में जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो होंगे। नेक्स्ट है, लड़कियों की तरह न रो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए जैसे कि हमारे समाज में पहले से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं कि लड़कों को हमेशा ही कहा जाता है कि लड़कियों की तरह मत रहो, लड़कियां घरों के काम करती हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो ये क्या है, हमारे समाज में जेंडर स्टीरियोटाइप है, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक पिता है वो क्या कर रहा है, एक लड़कियों को कह रहा है कि तुम लड़कियों की तरह मत रहो, ठीक है, क्योंकि तुम लड़के हो। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, जो पहले से ही चली आ रही हैं, ठीक है। जेंडर पहचान नहीं है यहाँ पर, पहले से थोड़ी तप्पा लगा है कि लड़के रोते नहीं लड़कियां ही रोती हैं, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता, यही बात जो है यहाँ पर सही हो जाएगी, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, रूढ़िवादिता। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर स्थिरता की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, और जेंडर समानता तो कहीं दूर दूर तक भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी कह रहा है कि लड़के भी रो सकते हैं, लड़कियां भी रो सकती हैं, ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ पर क्या दे रखा है, अजर्शन,
एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बच्चा है उसके अंदर तो एक तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसके साथ साथ बच्चा अलग अलग समाज से होता है, अलग अलग संस्कृति से होता है, अलग अलग उसकी लैंग्वेज होती है। तो इसमें एक एज ए टीचर के रूप में इसको क्या करना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, उसको समझना चाहिए, एक एसेट के रूप में देखना चाहिए। तो ये तो बात सही है, एजर्सन तो सही दे रखा है। अब यहाँ पर रीजन क्या दे रखा है, तर्क क्या दे रखा है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। देखिए ये बात कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि समरूप का मतलब क्या हो गया, मतलब समान, समान संस्कृति के लोग, समान धर्म के लोग, समान समाज के लोग, ठीक है। तो समरूप समूह नहीं गठित करना है, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का समूह गठित करना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड समूह गठित करना है। बट यहाँ पर दे रखा है समरूप, तो इसलिए तर्क क्या है यहाँ पर गलत दे रखा है, बट अजर्शन क्या दे रखा है यहाँ पर सही दे रखा है। तो ए सही है, लेकिन बी जो है, सॉरी आर जो है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है समरूप समूह। समरूप का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेम धर्म वाले लोग, ठीक है, जिनकी लैंग्वेज सेम हो, वो एक साथ हों। तो ऐसे समूह नहीं करना है, हमें अलग अलग जो है बच्चों वाले समूह गठित करने हैं, जिसमें कि बच्चे की अलग लैंग्वेज हो, अलग संस्कृति हो, अलग धर्म हो, सभी प्रकार के बच्चों का जो है समूह गठित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निश्चितता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग समाज से आता है, अलग अलग संस्कृति होती है, उसकी अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग जो है तरीके से बच्चा चीज़ों को सीखता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो हर बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है ना। तो यहाँ पर बच्चों को क्या करना चाहिए, बहुविध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अनेक साधनों के थ्रू जो है अनेक तरीकों से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा एक मेथड से सीखे और कोई बच्चा जो है दूसरे मेथड से चीज़ों को सीख जाए। तो ये बात तो सही है, ए तो यहाँ पर सही है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना। बिल्कुल सही बात है, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है या फिर जो एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है, हमें एज पर नीड एजुकेशन देनी है। जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चा जो है दृष्टिबाधित है तो हम उसको स्पर्श करने वाली चीज़ें दें, ठीक है। अगर बच्चा श्रवण बाधित है तो उसके सामने हम चित्रात्मक चीज़ें प्रस्तुत करें। तो ए और बी दोनों ही क्या है यहाँ पर सही हैं। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। देखिए ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमें प्रक्रिया उन्मुख अधिगम पर जो है को बढ़ावा देना है, यानी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके, ठीक है, प्रक्रिया कर सके उस पर। यहाँ पर क्या दे रखा है, उत्पाद, इसके बजाय प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पाद उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, यानी सिर्फ नंबर पर फोकस करना, उत्पादन पर फोकस करना, विद्यार्थी के कितने अंक आए। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें अंक पे फोकस नहीं करना है, सीखने पर फोकस करना है। अगर बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा तो अंक तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। तो सी क्या है यहाँ पर गलत दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में सी दे रखा है वो ऑप्शन आपका हो गया यहाँ से बाहर। तो सी तो हो गया बाहर। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, डी को। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमें विविधता की अनदेखी नहीं करना है, हमें विविधता को महत्व देना है, एक संसाधन के रूप में देखना है। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जो भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर अनेक भाषा, अनेक समाज, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। तो क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनसे जो है हम अनेक कौशल सीखते हैं, ठीक है, अनेक अनेक लैंग्वेज हमें पता चलता है, अनेक समाज के बारे में पता चलता है, संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें यहाँ से अनेकों प्रकार के स्किल सीखने को मिलते हैं, है ना। तो हमें अनदेखा नहीं करना है, इसको महत्व देना है क्लासरूम में एज अ टीचर के रूप में, ठीक है। और सभी विद्यार्थियों के लिए मानक नहीं निर्धारित करना है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो डी और सी यहाँ पर गलत है, ए और बी राइट है, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपका दे रखा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से सीटेट 2018 में पूछा हुआ था, जो कि मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में कराया हुआ था। और ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आपका सीटेट 21 जनवरी एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषता दर्शाता है।
पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, ठीक है। उसके साथ में वो क्या कर रहा है, बार बार आँख झपकाता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आँखों में लालिमा होती है, ठीक है। और सी कहते रखा है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है। देखिए, परिमस्तिष्क घात, क्या यहाँ पर मस्तिष्क की बात हुई है? नहीं। और ये क्या मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या दर्शा रहा है? नहीं, ये तो आंखों से संबंधित समस्या के बारे में पता चल रहा है। जो बच्चा है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, जब वो बहुत नज़दीक, ठीक है, उसको पुस्तक को क्या करना पड़ा है, बहुत नज़दीक या फिर बहुत दूर जो है रखना पड़ रहा है, उसको सही से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, उसकी आंखों में जो है लालिमा छा जा रही है, अपनी आंखों को बार बार पल के जो है झपकाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं? दृष्टि बाधिता के। बच्चे को आई से संबंधित कोई समस्या हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टि बाधिता। क्योंकि पठन वैकल्य की यहाँ पर बात नहीं है। पठन वैकल्य में तो बच्चा चीज़ों को रिवर्स पढ़ता है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बार बार जो है पल के झपकाएगा, बार बार जो है उसकी आंखों में लालिमा हो जाएगी या फिर चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ेगा। नहीं, पठन संबंधी में जो बच्चा होता है वो वाच को सा लिख सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को पढ़ता गलत है तो लिखता भी गलत ही है ना। तो पठन वैफल्य डिस्लेक्सिया में क्या होता है, चीज़ें रिवर्स दिखाई देती हैं बच्चों को, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इसलिए आपका यहाँ पर दृष्टि बाधिता जो है राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण वैकल्य की तो यहाँ पर बात ही हुई है, तो सिंपली यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। देखिए क्या पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात, ये तो सुझाव जो है एनईपी देती है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से रीड करिएगा, क्या प्रावधान नहीं सुझाया गया है, ठीक है। तो ये तो एनईपी कहती है कि हम प्रत्येक बच्चे की जो है विशिष्ट क्षमताओं को पहचाने, ठीक है, और उसको बढ़ावा दे, तो ये कहती है। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, ये भी जो है एनईपी कहती है कि हमें रोट नरेशन को बढ़ावा नहीं देना है, साथ ही साथ जो है परीक्षाओं के लिए नहीं सीखना है, बल्कि बच्चा जो है चीज़ों को सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करे, ठीक है, उसकी समझ बेहतर पड़े, इसलिए हमें चीज़ों को सीखना है, ना कि एग्जाम के लिए। तो ये तो सही दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया है, बजाय, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना। तो ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी एनईपी कहती है। ध्यान से देख लीजिए, कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या एनईपी कहती है, उसमें ए बी सी करके आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी कहती है एनईपी, सेकंड भी कहती है। तो ये दो ऑप्शन आपके नहीं होंगे, क्योंकि पूछा है क्या नहीं सुझाया गया है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये भी जो है एनईपी कहती है। तो तीनों बातें जो है एनईपी कहती है, तो तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि पूछा है क्या नहीं सुझाया गया है, ठीक है। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का प्रयोग करना चाहिए, यही बात जो है एनईपी नहीं सुझाई है। एनईपी कभी भी, ठीक है, कोई भी एनसीएफ हो गया, एनईपी हो गई, कभी भी ये नहीं कहते कि बच्चों को पुरस्कार दे बार बार या फिर दंड दे, क्योंकि जब बच्चे को आप बार बार पुरस्कार देते तो फिर बच्चा पुरस्कार पाने के लिए ही कार्य को करने लगता है, ठीक है। या फिर जब आप उसको दंड देते तो फिर दंड से बचने के लिए चीज़ों को करता है, वो डर की वजह से करता है, ठीक है, या फिर लालच की वजह से किसी कार्य को करता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर नहीं डेवलप करनी है। जैसे कि आप घर में भी छोटे बच्चों को देख लीजिए, अगर वो बार बार मार्केट जाते हैं, आप उनको बार बार पैसे देते हैं कि नहीं, तो वो क्या करेंगे, एक टाइम के बाद कहेंगे ठीक है आप अगर हमको पैसे नहीं देंगे तो मार्केट ही नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो चीज़ों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ चीज़ दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें बच्चे के अंदर नहीं डेवलप करनी है, ये एनईपी भी कहती है। तो यही जो है चीज़ एनईपी नहीं सुझाई है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके। अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों को दंड नहीं देना है, ना ही इनाम देना है, तो ये तो आपका नहीं होगा। बहुविभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर। बिल्कुल सही बात, जब बच्चा तर्क करता है, ठीक है, बहुत सारे आप उनको जब उदाहरण देते हैं, बच्चा उन चीज़ों में से लॉजिक लगाता है अपना, ठीक है, सही आंसर तक पहुंचता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो उसकी संप्रत्यात्मक समझ होती है वो बेहतर होती है। तो ये सही है आपका
सेकेंड ऑप्शन। बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, तो फिर तो बच्चे को आपने सही संप्रत्यय बता ही दिया, उसकी तो उसमें थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुई, फिर उसने वो चीज़ों को रट लिया। तो इसमें बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो डेवलप नहीं होती, बच्चा सिर्फ चीज़ों को रटता है, तो ये नहीं होगा। बारंबार वेदन और अभ्यास द्वारा, देखिए बार बार जब बच्चा वेदन करता है, अभ्यास करता है, तो फिर से चीज़ों को रटता है, इसमें उसकी संप्रत्यात्मक समझ नहीं बेहतर होती है। तो ये तीनों बातें जो है आपके यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि, देखिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का मतलब क्या है, यानी कंपटीशन वाला वातावरण। एक क्लासरूम में एक बच्चा जो है 50 में से 45 नंबर ला दिया, और एक क्लासरूम में वही बच्चा 50 में से 20 यानी कि 20 नंबर भी नहीं ला पाया, फिर 20 नंबर आए, तो घर पे भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हम लोगों के साथ में तो बहुत ऐसा हुआ है कि अगर मतलब कई कई फैमिली में भी मैंने देखा भी है, और अपने घर पे भी देखा है अक्सर करके, कि कभी नंबर के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि नंबर इतने नहीं आए, कैसे उनके ज़्यादा आ गए आपके नहीं आए। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है एक तरीके से, वो सीखता नहीं है, फिर नंबर पे उसका फोकस रहता है कि नंबर नहीं आया मेरा, फिर वो प्रेशर में आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण से बच्चों को दूर रखना है, उसका सीखने पर फोकस करना है, बच्चा कितना समझ पाए, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई। ठीक है, बट यहाँ पर एक बच्चा जो है प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण की वजह से क्या आशंकित है, चिंतित है। ठीक है, तो एक अध्यापक के तौर पर आपको क्या लगता है, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक साधारण और समृद्ध जीवन जीने के लिए मदद करती है। कि ए कहना जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका, ठीक है, ये क्या कर रही है, लोगों को अभिप्रेरित कर रही है, नहीं, ये तो इससे तो बच्चा फिर प्रेशर में आ जा रहा है ना, तो ये तो गलत है। विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संस्था और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थियों की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा जो है सिर्फ इस डर में रहेगा कि नहीं, उस सामने वाले के तो नंबर अच्छे आ गए, मेरे तो नंबर अच्छा आए नहीं, मैं सीख ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है फिर सीखना नहीं चाहेगा, सीखने में उसका मन नहीं लगेगा। तो ए क्या है, ए गलत है, लेकिन बी क्या है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन प्याजे से। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो जीन प्याजे थे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और 4 जो है इन्होंने स्टेज बताई, अवस्थाएं बताई, जिसमें कि जो इनकी पहली स्टेज है, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको आप इंद्रिय गामक अवस्था कह लीजिए या फिर संवेदीय चालक अवस्था कह लीजिए, जिसमें जो बच्चा होता है वो जन्म से 2 साल तक का होता है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी इनकी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 6 साल तक का होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो इनकी थर्ड स्टेज है, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो इनकी लास्ट स्टेज है, जिसमें कि बच्चा 11 एबव होता है। ठीक है, और इसमें बच्चा 11 से 15 साल तक कह लीजिए, या फिर 11 एबव, यहाँ पर हो नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो 11 से 15 साल तक का होता है। अब देखिए, जो इन्होंने स्टेज दी उसके बारे में हर स्टेज की जो इन्होंने विशेषता भी बताई है। इंद्रिय गामक अवस्था, तो इसका नाम ही है इंद्रिय गामक अवस्था, यानी बच्चा क्या करता है, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं उससे अपने ज्ञान का निर्माण करता है, चीज़ों के बारे में सीखता है, जानता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर एनिमिज्म आ जाता है, बच्चा जो है केंद्रीकरण उसके अंदर होता है, यानी उसका ध्यान जो है एक ही जगह पर केंद्रित रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जिसमें कि मैंने जीन प्याजे से रिलेटेड कंप्लीट सेशन आपको कराया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस क्लास का लिंक दे दूंगी, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं जीन प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा 7 से 11 साल तक का होता है, और जो 7 से 11 साल का बच्चा होता है वो 3 चीज़ें कर लेता है। पहला तो क्लासिफिकेशन कर लेता है, वर्गीकृत कर लेता है चीज़ों को। ठीक है, यानी कि
नाम के आधार पर वर्गीकृत कर लेगा कि ये फलों के नाम है, फिर ये सब्जियों के नाम है, ठीक है, इस तरीके से वर्गीकृत कर लेगा। उसके बाद में जो है संरक्षण कर लेता है, ठीक है, यानी वो आकार, शेप और साइज को चेंज करने पर जो है जो क्वांटिटी होती है वो चेंज नहीं होती, ये वो समझ जाता है ये चीज़। उसके साथ साथ सीक्वेंस, एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर लेता है वस्तुओं को, जैसे कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेता है, चीज़ों को व्यवस्थित कर लेता है। तो 3 चीज़ें बच्चे के अंदर आती है, CCS यानी क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, एक क्रम में वस्तुओं को लगा पाता है। वही चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, ठीक है, यानी एक सीक्वेंस में लगा पाता है, छोटा फिर या फिर ज़्यादा वजन कम वजन, उसके आधार पर जो है एक व्यवस्थित क्रम में लगा पा रहा है, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए इसका नाम ही है मूर्त संक्रियात्मक, यानी अमूर्त अभी थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप नहीं हुई है। जो चीज़ें बच्चे के सामने उसको बच्चा टच एंड फील कर पा रहा है, उसके बारे में थिंकिंग कर पा रहा है, ठीक है, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में बच्चा क्या कर पा रहा है, थिंकिंग कर पा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त संरचनाएं अभी बच्चे के अंदर नहीं है, उसमें वो कठिनाई महसूस कर रहा है। अमूर्त संरचनाएं बच्चे के अंदर कब आती है, जब वो लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है, इसका नाम ही है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो बच्चे इसमें अमूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग कर लेता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक। देखिए जो लेव वाइगोस्की है ना, तो देखिए इन्होंने जो प्राइवेट स्पेस दी है, यानी कि जो निजी वार्ता है उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रुकावट नहीं पैदा करता है, आत्मकेंद्रिता, इसको जीन प्याजा कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता नहीं है ये। तो ये क्या करता है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच बताई है, एक सोशियो स्पीच बताई यानी बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, उसके बाद में इन्होंने प्राइवेट स्पीच दिया, और एक साइलेंट इनर स्पीच दी है, यानी बच्चा मन में ही बात कर लेता है, ठीक है, बाहर उस चीज़ को व्यक्त नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जो है क्लासेज आपको प्रोवाइड होती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।